अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 17 क्वालिटेटिव एनालिसिस मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये हमारे पास क्या होती है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। ये पहली चीज़ है जो हम एलिमेंट के बारे में एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। जैसे सपोज करें कि हमारे पास हमने क्लोरीन जो है उसके आइसोटोप डिटेक्ट करने हो कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, या हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, या कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं। तो उस को डिटेक्ट करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये यूज़ करेंगे, और इसके रिजल्ट में हमें पता चलेगा कि इन गिवन एलिमेंट के कितने आइसोटोप जो है वो पाए जाते हैं। सेकंड, इसकी ये एप्लीकेशन है कि इसके ज़रिए हम उन आइसोटोप्स का रिलेटिव अबंडेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट के अगर 3 आइसोटोप्स हैं तो उनकी आपस में क्या अबंडेंस है, कितनी उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो प्रेजेंट है। थर्ड, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो है वो प्रिपेयर्ड किया और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये इसका मास जो है वो कितना है, तो हम उसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करवाएंगे और उसके रिजल्ट में हमें पता चलेगा कि इसका मालिक्यूलर मास जो है वो क्या है। और फोर्थ, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल का स्ट्रक्चर भी इसके ज़रिए जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें एक अननोन कंपाउंड है जिसका हमें नहीं कन्फर्म कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो हम उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और लास्ट और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इसकी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से हम रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी 5 एप्लीकेशन है हमारे पास, या इसकी 5 जो है वो यूजेस हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करके हम अपने गिवन एलिमेंट या गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं 5 एप्लीकेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे बारी बारी, कि हम किस तरह, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, और उन आइसोटोप्स जो है उनका रिलेटिव अबंडेंस किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास हाउ टू एनालाइज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, कि हमें किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो किस तरह से एनालाइज करेंगे और उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। तो हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम जो है वो गिवन होता है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का रिजल्ट जो है वो हमें मैस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम होता है जिसकी एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज रेशो होती है, और वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर हमने रिलेटिव अबंडेंस ली होती है। तो ये आपका एक ग्राफ है बिटवीन द मैस टू चार्ज रेशो एंड द रिलेटिव अबंडेंस। तो हमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का रिजल्ट इस मैस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलेगा। हमने मैस स्पेक्ट्रम को जो है वो डिटेक्ट एनालाइज करना है, और उसके अंदर हमने देखना है कि कितनी पीक्स है। जैसे हमारे पास जितनी पीक्स होंगी, नंबर ऑफ पीक्स जो है वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स के इक्वल होंगी, या आपके जो है ना मैस स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी नंबर ऑफ पीक्स होंगी, आपकी नंबर ऑफ आइसोटोप जो है वो उसके इक्वल होंगे। जैसे अगर आप क्लोरीन का मैस स्पेक्ट्रम जो है ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्लोरीन का मैस स्पेक्ट्रम है, और इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास दो जो है वो पीक्स शो हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी पीक्स हैं उतने ही इसके जो है वो आइसोटोप्स हैं। तो इसकी 2 पीक्स हैं तो इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो भी हमारे पास 2 है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। किस तरह से करना है कि हमने मैस स्पेक्ट्रम के अंदर देखना है कि कितनी पीक्स हैं। तो नंबर ऑफ पीक्स जो हैं वो हमें बताएंगी कि इस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। जैसे हमने फर्स्ट स्पेक्ट्रम के अंदर देखा क्लोरीन के केस में कि 2 इसकी पीक्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसके 2 ही आइसोटोप्स हैं। एक हमारे पास क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 35 होता है, और इस तरह एक हमारे पास जो है वो क्लोरीन 37 होता है। तो ये हमारे पास 2 जो है पीक्स अपीयर हुई, तो इसका मतलब है कि इस गिवन एलिमेंट के हमारे पास 2 आइसोटोप्स जो है वो पाए जाते हैं। सेकंड, एक और स्पेक्ट्रम है, जैसे अगर हमने हाइड्रोजन जो है उसके आइसोटोप डिटेक्ट करने हो, तो हम उसकी जब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री करवाएंगे तो उसका भी हमारे पास रिजल्ट जो है मैस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आएगा। और उसके हाइड्रोजन के मैस स्पेक्ट्रम के अंदर अगर अगर आप देखें तो हमें 3 पीक्स जो है वो अपीयर होती हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है उसकी 3 आइसोटोप्स हैं। जैसे हमें पता है कि एक इसका जो है वो प्रोटोनियम है, एक इसका ड्यूटोरियम है, और एक इस तरह जो है ना इसका ना है H3 जो है ना ये हमारे पास है। तो ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की मैस स्पेक्ट्रम के अंदर 3 पीक्स अपीयर हो रही हैं। इसका मतलब है कि इसके 3 ही आइसोटोप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन अभी डिस्कस की है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करके हम नंबर ऑफ पीक्स जो है वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट के मैस स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी नंबर ऑफ पीक्स होंगी उतने ही उसके आइसोटोप्स होंगे। जैसे हमने फर्स्ट केस के अंदर देखा कि क्लोरीन के केस में उसके मैस स्पेक्ट्रम के अंदर 2 पीक्स अपीयर हो रही है। इसका मतलब है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक हमारे पास क्लोरीन 37 है। इस तरह हमने फिर हाइड्रोजन का मैस स्पेक्ट्रम देखा, तो उसके अंदर 3 पीक्स अपीयर होती हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन 1 है, 2 एंड द 3 है।
और अगर आप कार्बन की भी बात करें, तो जब आप कार्बन का भी मैस स्पेक्ट्रम जो है उसको देखेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन के मैस स्पेक्ट्रम के अंदर 3 ही पीक्स अपीयर होती हैं। एक कार्बन 12 की, कार्बन 13 की और एक कार्बन 14 की। इसका मतलब है कि कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स जो है वो प्रेज़ेंट होती हैं। तो इस तरह हम किसी एलिमेंट का मैस स्पेक्ट्रम देख के उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो बता सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रम होता है उन और उसके अंदर जो पीक्स अपीयर होती हैं, उन पीक्स की हाइट को देख के आप ये बता सकते हैं कि उसके हर आइसोटोप्स की कितनी रिलेटिव अबंडेंस है। जैसे हमने फर्स्ट में ये चीज़ डिस्कस की है कि हमने जो मैस स्पेक्ट्रम लिया हुआ है वो बिटवीन द मैस टू चार्ज रेशो और रिलेटिव अबंडेंस है। तो आपकी जो पीक्स हैं उनकी हाइट से आपको पता चलेगा कि आपकी इस आइसोटोप्स जो है उसकी कितनी रिलेटिव अबंडेंस है। जैसे क्लोरीन के केस में इसका जो फर्स्ट आइसोटोप अपीयर हो रहा है 37 पे, तो आप अगर इसकी अबंडेंस देखें तो इसकी हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 24.23 जो है ये ऑलमोस्ट इसकी अबंडेंस होती है। और इस तरह जो इसका एक फर्स्ट आइसोटोप है क्लोरीन 35, अगर आप इसकी अबंडेंस जो है ये देखें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 75.77 जो है ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है। तो नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, और हाइट ऑफ द पीक जो है ना, कि जो आपकी पीक की हाइट है उससे आपके पता चलेगा कि आपका आइसोटोप जो है उसकी कितनी रिलेटिव अबंडेंस है। तो हाइट ऑफ द पीक जो है वो हमें रिलेटिव अबंडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये इसकी जो है ना वो सेकंड एप्लीकेशन है। तो ये हमने दो इसकी फर्स्ट 2 एप्लीकेशन जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की डिस्कस की हैं कि हम किस तरह से किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस किस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट के मैस स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी नंबर ऑफ पीक्स होती हैं उसके उतने ही जो है वो आइसोटोप होते हैं। जैसे क्लोरीन के केस में उसकी 2 पीक्स हैं, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। और सेकंड एप्लीकेशन हमने ये देखी कि किसी भी मैस स्पेक्ट्रम की पीक्स की जो हाइट्स होती है उससे हमें पता चलता है कि उन आइसोटोप्स की कितनी अबंडेंस है। तो हाइट ऑफ द पीक इक्वल टू द रिलेटिव अबंडेंस। जैसे क्लोरीन 37 वाला जो है उसकी हमारे पास कम हाइट बन रही है, तो उसके अबंडेंस जो है वो 24.24 है। और जो क्लोरीन 35 वाला है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी अबंडेंस जो है वो 75.76 जो है ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। तो इस तरह ये दो एप्लीकेशन जो है ये फर्स्ट हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हमने देखा कि एक एलिमेंट है और उसके एक से ज़्यादा वो है आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम उसके मास को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब हमारे पास जैसे क्लोरीन है ना, तो हमारे पास क्लोरीन 35 की फॉर्म में भी है और क्लोरीन जो है वो 37 के फॉर्म में भी है। ये दो मैसेज के फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक क्लोरीन 35 वाला है और एक क्लोरीन 37 वाला है। तो हम उसके मैस को फिर रिलेटिव मैस की फॉर्म में, रिलेटिव एटॉमिक मैस की फॉर्म में जो है वो लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है इसका किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे ये चीज़ हम देखते भी हैं कि क्लोरीन जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आइसोटोप्स जो है वो नहीं लिखे होते। मतलब हमें ये नहीं लिखा होता कि क्लोरीन 35 अलहदा से लिखा हुआ है और क्लोरीन 37 जो है वो अलहदा से अलहदा पोजीशन पे लिखा हुआ है। वहाँ पे एक ही क्लोरीन लिखा होता है और उसकी मैस जो है वो लिखा होता है, और जो मैस वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है वो भी हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस ही है। तो हमें ज़्यादातर जो कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोई कैलकुलेशन करनी हो और वहाँ पे क्लोरीन अगर लेना हो, तो हम ये नहीं कहते कि हमने क्लोरीन 35 यहाँ पे लेना है या क्लोरीन 37, हम उसका मैस जो है वो रिलेटिव मैस ही लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए आप मास नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आइसोटोप की अबंडेंस से, और जितने भी आपके आइसोटोप्स हैं ना, सब के मास नंबर को उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनको आपस में जो है वो सम कर लेंगे। उन सब का आप जो है वो समेशन लेंगे और उसे 100 पे डिवाइड कर देंगे। ये इसका हमारे पास जो है वो फार्मूला है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन एग्जांपल के अंदर ब्रोन का मैस स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। तो अगर हम ब्रोन का मैस स्पेक्ट्रम देखें तो इसमें 2 पीक्स हैं, और हमने पीछे ही डिस्कस किया कि नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो 2 पीक हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रोन के 2 ही आइसोटोप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके 2 आइसोटोप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है ब्रोन का 10 वाला आइसोटोप्स, ये बोरोन 10 है, और एक हमारे पास बोरोन जो है वो 11 वाला आइसोटोप है, ये इसका 11 वाला आइसोटोप है। फिर हमने सेकंड भी पीछे ही टॉपिक में डिस्कस किया कि जो पीक्स है उनकी हाइट से हमें पता चलता है कि इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। तो जो बोरोन 10 वाला है इसकी हाइट अगर आप देखें तो ये
19.90% है। इसका मतलब है कि इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 19.90% अबंडेंस है, और जो बोरोन 11 वाला है उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 80.110% है। तो ये इसकी जो है वो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है। तो हमारे पास मैस नंबर भी आ गया और रिलेटिव अबंडेंस भी आ गए। हम इनको जो है वो फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला था। एक हमारा आइसोटोप है 10 वाला और उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 19.90, तो हम इसको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड आइसोटोप है 11 वाला और उसकी अबंडेंस है 80.110, तो इसको भी हम 11 को 80.10 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को आपस में आपने सम करना है, इनकी समेशन लेनी है, और इसको जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आया 10.801 AMU। AMU बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसका यूनिट है, और इसको हम एटॉमिक मास जो है वो यूनिट कहते हैं। तो ये इसका हमारे पास मास आ गया है बोरोन का। तो ज़्यादातर हम जो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं यही हमारे पास होता है 10.801 AMU। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये आपने फार्मूला जो है उसको देखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमारे पास जितने भी आइसोटोप्स हैं, पहले हम सबसे पहले हर एक आइसोटोप के मास को उस अपनी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर सबको आपस में जो है वो सम कर लेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। जैसे बोरोन के केस में देखा कि इसके दो आइसोटोप थे 10 और 11, तो 10 वाले की अबंडेंस 19.90 थी, तो हमने 10 को 19.90 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह सेकंड आइसोटोप था 11 और 11 की अबंडेंस जो है वो 80.10 थी, तो हमने 80.10 से मल्टीप्लाई किया। तो इन दो आइसोटोप है, इन दोनों को आपस में जो है वो सम करना है और 100 पे डिवाइड करना है। इसका आंसर हमारे पास 10.801 AMU आता है। तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर था।